मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कोई इसे सूजी कहता है, कोई रवा तो कोई सेमोलेना। अक्सर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि सूजी आखिर है क्या और कहाँ से आती है। सूजी गंदुम से बनती है। अगर आप साबुत गंदुम लेकर इसको पीस लें तो तैयार होने वाला आटा चक्की का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर कहलाता है। गंदुम के बीज में 3 लेयर्स होती हैं, ब्रान, एंडोस्पर्म और जर्म। आसान तरीका इसको समझने का यह है कि तसव्वुर करें कि यह गंदुम का बीज नहीं बल्कि आम है। आम के छिलके को ब्राइन कहते हैं। गंदुम का 14% हिस्सा इसी छिलका यानी ब्राइन का होता है। आम का गूदा गंदुम का एंडोस्पर्म है जो गंदुम का 83% हिस्सा है, और आम की गुठली गंदुम का जर्म है जो सिर्फ 3% गंदुम का हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, अगर पूरे गंदुम के बीज को यूं ही पीस लिया जाए तो चक्की का आटा तैयार हो जाता है, जिसे होल व्हीट फ्लावर कहते हैं और जिससे अफगानी नान तैयार किए जाते हैं। अगर आप गंदुम का छिलका यानी इसका ब्रान आधा उतार लें और आधा लगे रहने दें और इसकी गुठली यानी कि जर्म भी निकाल दें और सिर्फ इसका गूदा और थोड़ा सा छिलका पीस लें तो रिफाइंड वाइट फ्लावर तैयार होता है। इस रिफाइंड वाइट फ्लावर को उर्फे आम में सफ़ेद आटा भी कहते हैं और इससे हमारी तंदूरी रोटी बनती है। अगर आप गंदुम का पूरा छिलका और इसकी गुठली निकाल दें और सिर्फ इसका गूदा पीस लें यानी कि सिर्फ एंडोस्पर्म का आटा बना लें, इसको मैदा कहते हैं और इसकी वाइट ब्रेड बनती है। इतनी लंबी तमीद बांधने का आखिर मकसद क्या है? भाई, गंदुम में सूजी कहाँ होती है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि गंदुम में जो जर्म है यानी इसकी गुठली, उसको सूजी कहते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप गलत हैं। असल में जो आम का गूदा है यानी कि गंदुम का एंडोस्पर्म है, इसको कूट लिया जाए तो सूजी तैयार हो जाती है। यानी कि अगर एंडोस्पर्म मोटा मोटा पिसा हुआ हो तो सूजी कहलाता है और अगर बिल्कुल फाइन पिसा हुआ हो तो मैदा कहलाता है। अगर आपने मेरी बात पर गौर किया हो तो सिवाय होल व्हीट फ्लावर यानी कि लाल चक्की के आटे के तमाम इकसाम के आटे में व्हीट जर्म निकाल लिया जाता है। व्हीट जर्म एक सुपर फूड है, यानी कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कि विटामिन ई, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, जिंक और बहुत कुछ। फिर क्यों बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स चक्की के आटे को बेचती नहीं और सारा जोर सफ़ेद आटे पर होता है जिसमें जर्म नहीं होता? इसकी एक बड़ी वजह चक्की के आटे की शेल्फ लाइफ है। चक्की के आटे को आपने सूरज की रोशनी और हवा से दूर रखना है, वरना ये ख़राब हो जाता है। ये मसला सफ़ेद आटे के साथ नहीं होता। इसलिए होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल दुनिया में कम होता जा रहा है और आज हम ग्लूटेन एलर्जीज और मोटापे के मर्ज में मुब्तला होते नजर आते हैं। पाकिस्तान में चक्की का आटा बहुत आराम से दस्तयाब है और कोई ख़ास महंगा भी नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज तो आपको सफ़ेद आटा सस्ता लगेगा, लेकिन कल इस सफ़ेद आटे की कीमत आप ही ने चुकानी है। वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका और यूरोप वगैरह में मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर इस्तेमाल होता है। वो लोग चक्की का आटा इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ब्रेड मैदे से बनती है, उनके बर्गर के बन मैदे से बनते हैं, उनका पास्ता मैदे से बनता है। आज ग्लूटेन एलर्जीज कहाँ पाई जाती हैं? वहाँ के यहाँ, बस वहाँ। आज ओबेसिटी यानी मोटापे का मर्ज कहाँ पाया जाता है? वहाँ के यहाँ, बस वहाँ। आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ कहाँ होती है? वहाँ के यहाँ, बस वहाँ। ये वो बेचारी कौम है जो पहले व्हीट जर्म आटे से निकाल लेती है और फिर मैदे में सिंथेटिक वाइटामिन्स और मिनरल्स से इसे फोर्टिफाई करती है। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो आज प्रोसेस्ड फूड छोड़कर रियल अनप्रोसेस्ड फूड की तरफ आना चाहें तो आज अनप्रोसेस्ड फूड वहाँ इतना महंगा है कि उनकी जेब उन्हें इजाज़त नहीं देती। वहाँ बीफ सॉसेज बीफ की बोटी से सस्ता है। वहाँ पूरे घर का फास्ट फूड खाना घर पर खाना पकाने से सस्ता पड़ता है। वहाँ ताज़ा समुद्री मछली गरीब लोगों को मयस्सर नहीं, वो फ्रोज़न फिश स्टिक्स खाते हैं। यहाँ मर्सिडीज से उतरकर मैडम सुपरमार्केट से फ्रोज़न फिश स्टिक्स खरीदती हैं। स्टेटस सिंबल है, कन्वीनियंट है। मछली कौन धोएगा? मैनिक्योर ख़राब हो जाएगा। बड़े कहते हैं फिरंगियों की तहजीब को मत अपनाओ। बिल्कुल, रोड मैनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हम सिग्नल नहीं तोड़ते, हम बिजली चोरी नहीं करते, हम कचरा रोड पर नहीं फेंकते, हम चलते फिरते कहाँ थूकते हैं, हम लाइन थोड़ी ना तोड़ते, हम दूध में मिलावट थोड़ी करते। हम तो बहुत अफजल हैं। वहाँ की तहजीब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। जो नहीं अपनाना चाहिए वो हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके खाने, उनके मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग। ये वीडियो बनानी थी मैंने सूजी के हलवे की रेसिपी पर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई।
सूजी के हलवे में 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं: पानी, चीनी, देसी घी, इलायची और सूजी। सूजी का शजरे नसब तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। आए एक और इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो इस हलवे में इस्तेमाल होता है, चीनी। ये तो खैर सबको पता है कि चीनी किस चीज़ से बनती है, गन्ने से बनती है। मोर स्पेसिफिकली गन्ने के रस से बनती है। गन्ने का रस तो गहरे हरे रंग का होता है, फिर चीनी भला सफ़ेद कैसे होती है? जैसे पूरा पाकिस्तान फेयर एंड लवली लगाकर और चेहरे को ब्लीच करके गोरा होना चाहता है, तो भला चीनी क्यों पीछे रहे? चीनी को भी जनाब ब्लीच किया जाता है। शुगर मिल्स में गन्ने का रस निकालकर इसे ऊंचे ऊंचे टावर्स में से गुजारा जाता है, जिसमें गंधक यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स गुजर रहे होते हैं। अगर आप चंद सेकंड के लिए इस टावर में खड़े हो जाएं, तो आप लेटे हुए बाहर निकलेंगे। तो जनाब यूं गन्ने के रस को ब्लीच करते हैं, मगर ये अभी भी उतना सफ़ेद नहीं होता। इसको मज़ीद गोरा करने के लिए इसमें चूने का पानी शामिल किया जाता है। जी हाँ, ये वही चूने का पानी है जो पान में ज़्यादा लग जाए तो मुंह काट देता है। चूने के पानी में हल करने के बाद इस रस को फिल्टर किया जाता है, फिर इसे उबाला जाता है। जब ये उबल कर गाढ़ा हो जाता है तो इसको बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर स्पिन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन होते हैं। यूं हासिल होती है चीनी। पता है इतनी मेहनत और केमिकल प्रोसेसेस से गन्ने के रस को क्यों गुजारा जाता है? क्योंकि हमें चीनी दिखने में सफ़ेद लगे। ये शुगर मिल्स अगर चाहें तो काफ़ी सारी इन प्रोसेसेस को कम करके हमें बग़ैर ब्लीच की गई रॉ शुगर भी दे सकती हैं। मसला यह है कि उसका रंग लाइट ब्राउन होता है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान में इसी तरह की लाइट ब्राउन रंग की चीनी बिकती थी, मगर वक्त का तकाजा था, चीनी को गोरा करना था। चीनी ना हुई, जवान बेटी हो गई जिसके रिश्ते ना आ रहे हों। इस खुशफहमी में भी ना रहिएगा कि रॉ शुगर अब दस्तयाब हो जाएगी। पता है ना पाकिस्तान में शुगर मिल मालिकान कौन है? हमारे हुक्मरान, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सेनेटर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स। खैर हुक्मरानों को हम क्यों कोसें? वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। यहाँ तो पंचर लगाने वाला गरीब भी एक की जगह 2 पंचर बना देता है। हर साल उम्रा करने वाले सेठ साहब टैक्स में चोरी करते हैं। करप्शन का गिला अब हम किस मुंह से करें? इस गोरेपन की दौड़ में चमड़ी तो गोरी ना हुई, चीनी गोरी हो गई। गरीबों के पास तो इसी पर सब्र शुक्र करने के अलावा कोई और चारा नहीं। हाँ, जो हैसियत रखते हैं वो गुड़ को चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी सोचा है कि एक मजदूर लकड़ी के चूल्हे पर बड़ी सी कढ़ाई में गन्ने के रस को डालकर इसे पकाकर गुड़ बना लेता है। इसमें कोई सल्फोनिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई फिल्टरेशन, कोई मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग नहीं होती। फिर यह गुड़ चीनी से महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बाशऊर लोग कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, फिर चाय में 2 चम्मच चीनी घोलकर पी लेते हैं। मेरा आपसे बस एक सवाल है, क्या चीनी प्रोसेस्ड फूड नहीं? सूजी का हलवा बनाने के लिए जो तीसरी चीज़ दरकार है वो है इलायची, सब्ज़ इलायची। ये तीसरा अज्जा दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। सबसे महंगा तो चलें सबको पता है, ज़ाफ़रान। दूसरा सबसे महंगा स्पाइस वनीला है। पाकिस्तान में तो खैर वनीला एसेंस यूज़ किया जाता है जिसका फ्लेवर नेचुरल वनीला पॉट्स के करीब भी नहीं होता। जिन लोगों ने असली वनीला कभी खाया हो वो मेरे जज्बात समझ सकते हैं। ज़ाफ़रान तो खैर फिर लाखों रुपए किलो बिकता है, मगर क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, एक मुतवासित तबके का आदमी भी इसे कभी कभी इस्तेमाल कर सकता है। वनीला पॉड इस्तेमाल करना अलबत्ता काफ़ी महंगा पड़ता है। वनीला चांदी से महंगा बिकता है और आजकल चांदी से दुगनी कीमत पर बिक रहा है। और अगर आप 1 किलो वनीला आइसक्रीम बना रहे हों तो इसमें तकरीबन 1500 रुपये का नेचुरल वनीला इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मेरी नज़र में वनीला इस्तेमाल करना शायद ज़ाफ़रान से भी महंगा पड़ता है। सब्ज़ इलायची आजकल 2500 रुपये किलो बिक रही है। पाकिस्तान में इलायची नहीं उगाई जाती, यहाँ इलायची इंपोर्ट होती है। हम पाकिस्तानी कंज्यूमर्स इलायची की वही कीमत अदा करते हैं जो मिडिल ईस्ट में लोग अदा करते हैं। फिर इलायची की क्वालिटी में इतना फ़र्क क्यों? क्यों पाकिस्तान में मिलने वाली इलायची की खुशबू मिडिल ईस्ट में मिलने वाली इलायची से 5 गुना कम होती है? जब उतनी ही कीमत अदा करनी है जितनी बाहर ममालिक में होती है, तो फिर इलायची बाहर ही से क्यों ना मंगवा लिया करें। मैं सब्ज़ इलायची अपने भाई से मंगवाता हूँ,
जिस सूटकेस में वो इलायची का सील्ड बंद पैकेट लेकर आता है, उस सूटकेस में रखे हुए कपड़े इलायची की खुशबू से महक उठते हैं। असली इलायची की खुशबू इतनी तेज होती है। चौथा इंग्रेडिएंट जो सूजी के हलवे में डलता है वो है देसी घी। अक्सर लोग देसी घी इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं देसी घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि दिल के अमराज में मुब्तला लोग घी से दूर रहें। जब डॉक्टर घी कहते हैं तो हम बनास्पति और देसी घी दोनों से दूर हो जाते हैं। असल में बनास्पति घी सेहत के लिए अच्छा नहीं। बनास्पति घी बनता कैसे है? पहले बीज को पीसकर और इसको दबाकर इसका तेल निकाल लिया जाता है। यूं हासिल होने वाला तेल वेजिटेबल ऑयल कहलाता है। इसकी कई इकसाम हैं, जैसे कनोला, सनफ्लावर, सैफलावर वगैरह। यहां तक तो सब ठीक था। इससे आगे जो प्रोसेस होता है जिससे इस तेल को घी में कन्वर्ट किया जाता है, वो मसला है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑयल को एक चेंबर में बंद करके इसमें हाइड्रोजन गैस इंसर्ट की जाती है। इस हाइड्रोजनेशन के अमल से लिक्विड ऑयल को सॉलिड घी में तब्दील किया जाता है। यह हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, जिसको उर्फ़े आम में बनास्पति घी कहते हैं, मोटापे का बायस बनता है। ये खून की रगों को सख्त करता है और अमराज़े कल्ब का खदशा बहुत बढ़ जाता है। अगर हाइड्रोजनेशन इतनी बुरी चीज़ है तो फिर ये फूड प्रोसेस की क्यों जाती है? इसकी दो वजहें। पहला है टेस्ट। बनास्पति घी का जायका कुकिंग ऑयल से बेहतर होता है। दूसरी वजह यह है कि घी कुकिंग ऑयल से ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इसकी एक्सपायरेशन डेट बहुत ज़्यादा होती है। मज़े की बात यह है कि मार्जरीन भी यूं ही हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से बनता है। आम तासुर यह है कि मार्जरीन आपकी सेहत के लिए असली घी से बेहतर है। ये बिल्कुल गलत बात है। घर पर देसी घी और असली मक्खन इस्तेमाल करना बनास्पति घी और मार्जरीन से बहुत बेहतर है। मसला ये है कि देसी घी काफ़ी महंगा मिलता है। अब देसी घी भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो ग्रेन फेड गाय के दूध से बनता है, यानी कि अनाज खाए हुए जानवर के दूध से बनता है, और दूसरा वो जो ग्रास फेड गाय के दूध से बनता है, यानी कि घास चरे हुए जानवर के दूध से। ग्रास फेड दूध से हासिल होने वाले घी में गुड फैट ज़्यादा होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लोकल कंपनीज जो देसी घी बेचती हैं वो फार्मी गाय और भैंस के दूध से बनाया हुआ घी होता है। इसकी कीमत बाज़ार में तकरीबन 1000 रुपये किलो है। इम्पोर्टेड देसी घी 2500 रुपये किलो बिकता है, मगर ये ग्रास फेड गाय के दूध से बनता है। इसीलिए अगर सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो इम्पोर्टेड देसी घी इस्तेमाल करें। जेब इजाज़त ना दे तो लोकल देसी घी इस्तेमाल करें। कम से कम ये बनास्पति घी से तो लाख दर्जे बेहतर है। अभी तक हमने जितनी बात की इसमें एक चीज़ का जिक्र जो बार बार होता है वो है फूड प्रोसेसिंग। गंदम को फूड प्रोसेस किया तो ग्लूटेन एलर्जी हो गई। गन्ने को फूड प्रोसेस किया तो डायबिटीज़ की शरह बढ़ गई। वेजिटेबल ऑयल को फूड प्रोसेस किया तो मोटापा और अमराज़ कल्ब की शरह बढ़ गई। ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग का मकसद अज्जा की शेल्फ लाइफ बढ़ाना और कम नरखों में बाज़ार में मुहैया कराना होता है। इसका मकसद आपकी सेहत को बेहतर करना नहीं होता। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता मिलूँगा कि मेरी रेसिपीज़ में प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जो पांचवा इंग्रेडिएंट सूजी के हलवे में शामिल होता है वो है पानी। सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट। सस्ता इसलिए कि आज वाफिक मिकदार में दस्तयाब है, मगर जिस तरह हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, जल्दी हलवे में इलायची से महंगा तो पानी इस्तेमाल होगा। कराची में आज ऐसे मोहल्ले हैं जहां महीने में सिर्फ 2 दिन पानी आता है। उनसे पूछे पानी की कीमत। खलीजी रियासतों से पूछे पानी की कीमत। कोयटा के लोगों से पूछे पानी की कीमत। पानी की कमी के असरात मुल्क में अब बहुत वाज़े नज़र आते हैं। अगर अब भी इस मुल्क में डैम्स ना बने तो इस कौम की बेहिसी इसे ले डूबेगी। जितना हो सके भाषा डैम फंड में पैसे जमा करवाएं। यह सदका जारिया है। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।